हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के एक्सप्लेनेशन जो बताऊंगा उससे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चले अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि चोट लगने पर अक्सर उस पर टिंक्चर आयोडीन या फिर सिंपली इसको टिंक्चर भी कहते हैं लगाया जाता है। यह अल्कोहल और आयोडीन का विलयन होता है। नीचे दिया गया कौन सा विकल्प जो है इसके बारे में सही है। ठीक है, आपने कई बार सुना उपयोग है। टिंक्चर आयोडीन क्या है? एक तरह का डेटोल ही तरह होता है। ठीक है, जिसका जो कि एक तरह का एंटीसेप्टिक है। ठीक है, जब कभी भी कहीं पे कट लग जाता है, कहीं घाव हो जाता है, स्क्रैच लग जाता है, तो उस घाव को, स्क्रैच को वायरस बैक्टीरिया से बचाने के लिए टिंक्चर आयोडीन या फिर डेटॉल लगा देते हैं ताकि हमारा जो वो कटा हुआ जगह है वो सेफ रहे। ठीक है, इसलिए एंटीसेप्टिक की तरह वो काम करता है। तो टिंक्चर आयोडीन 2-3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें क्या क्या होता है? अल्कोहल होता है, आयोडीन होता है और समटाइम्स पानी भी होता है। ठीक है, तो पानी, अल्कोहल और आयोडीन का मिक्सचर जो होता है वो टिंक्चर आयोडीन होता है। तो आपसे इसमें से पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है। विलायक अल्कोहल होता है और विलेय आयोडीन होता है, विलायक आयोडीन होता है और विलेय अल्कोहल होता है, या फिर विलायक जल होता है, विलेय अल्कोहल और आयोडीन होता है, या फिर चौथा विलायक अल्कोहल और आयोडीन और विलेय जल होता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या होता है कि यहाँ पे 2 तरह का चीज होता है। एक विलेय होता है, विलेय को कहते हैं इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं, और जो विलायक होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो जिसमें घुल जाता है उसको हम सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं, जो घुलता है उसे सॉल्यूट या विलेय कहते हैं। ठीक है, मतलब जो जैसे कि मान लो एक गिलास है। ठीक है, इस गिलास में अल्कोहल भरा हुआ है। ठीक है, अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, अल्कोहल पानी का मिश्रण है, तो ये जो मिश्रण हो गया ये विलायक हो गया। ठीक है, क्योंकि इसी में हमारा आयोडीन जो है वो मिला होगा। तो इस तरह का जो मिश्रण होता है उसी को हम टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। आपको याद रखना है कि अल्कोहल, पानी और आयोडीन का मिक्सचर होता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है। इसे पुराने वीडियोज में मैंने एलॉय वाला में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, मिश्र धातु में। तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा सीसा का, तांबा जस्ता का, तांबा टीन का, या फिर तांबा लोहा का? किसका मिश्रण होता है आपको बताना है। ठीक है, तो जो पीतल है उसको इंग्लिश में हम ब्रास कहते हैं। ठीक है, ये जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है, तांबा अर्थात कॉपर, जस्ता अर्थात जिंक। ठीक है, तो इन दोनों का मिश्रण जो होता है हमारा पीतल होता है। इसमें अगर देखेंगे तो कॉपर जो है ये 66% के बराबर होता है लगभग, और जिंक जो है वो 34% होता है। इन दोनों का मिश्रण जो है वही पीतल कहलाता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न, एटमॉस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? एटमॉस, जो एटमॉस्फियर वाला जो शब्द है ना, एटमॉस्फियर, तो इसमें जो एटमॉस है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ल्यूसियस या फिर ल्यूक्रेशियस, डेमोक्रिटस या फिर इपिक्यूरस? किसने किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रिटस ने सबसे पहले एटमॉस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो हमने 3 प्रश्न देखा अभी तक। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि कैनाल किरणों की खोज किसने किया था? ठीक है, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे अच्छे समझ में आएगा कि कैनाल किरणें क्या होती है। कैनाल किरणों से ही धनात्मक, मतलब कह लीजिए कि प्रोटॉन की खोज किया गया था। तो आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर होता है। ठीक है, तो कैनाल किरणों की खोज किसने किया था? जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड या फिर निल्स बोर? किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोल्डस्टीन ने ही कैनाल किरणों की खोज की थी, और यहीं पर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की भी खोज की थी। तो अगर आपसे पूछता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था कैनाल किरणों का ही प्रयोग करके। ठीक है, और जो जे थॉमसन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, रदरफोर्ड है, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज किया था। ठीक है, किसी भी एटम का जो नाभिक होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है उसका खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जब मॉडल इन्होंने दिया था तो उस समय बताया था। साथ ही साथ जो रदरफोर्ड है उनको अल्फा बीटा जो किरणें होती हैं इनके खोज का भी श्रेय जो है इनको जाता है। ठीक है, और निल्स बोर का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। ये सब तो हम बाकी डिटेल्ड वीडियो में अच्छे से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर आप सभी को शायद पता चल गया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, कोई कमेंट करके बताइए कि जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है,
न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, एक कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, किसी तत्व के प्रतीक चिन्ह के चारों ओर कुछ बिंदु दर्शाए गए हैं, यदि इन बिंदुओं की संख्या 4 है तो यह क्या इंगित करता है। ठीक है, जब आपने कई बार से केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो जैसे मैं एग्जांपल के लिखता हूँ सोडियम। ठीक है, तो सोडियम के बाहर एक बिंदु आपको देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन अगर हो तो ऑक्सीजन के बाहर में 4 बिंदु देखने को मिलेगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो जब भी इस तरह से कहीं भी प्रदर्शित किया जाए तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ही उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उस तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये बताएगा। समझाता हूँ क्या है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो सबसे पहले पहला जो कोश होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और दूसरे नंबर पे 4 भरा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम उसको भर देंगे। तो जैसे इसका जब हम मॉडल बनाएंगे, ठीक है, तो जैसे ये मान लो न्यूक्लियस है, ये जो पहला कोश हुआ बाहर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और जो दूसरा कोश हुआ उसमें ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसी चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। सोडियम का इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। मतलब किसी भी प्रतीक चिन्ह का, किसी तत्व का प्रतीक चिन्ह लिख के उसके अगर बाहर में जितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं वो जो है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को इंगित करता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छठवां प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाऊंगा। परमाणु विन्यास कैसे होगा। क्लोरीन का परमाणु विन्यास क्या होगा। देखिए, क्लोरीन का जो संकेत होता है, सिंबल होता है, Cl होता है। ये पहला चीज। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है 17 होता है। ये दूसरा चीज। अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते कैसे हैं वो मैं बताता हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमको सबसे पहले एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2n²। याद नहीं होना चाहिए, ये बस ऐसे होता है। ये 2n² ये बताता है कि कौन से कोश में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ये n जो होता है ना, कोशों की संख्या, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। कोश संख्या बताता है। मतलब क्या, कोश अभी बताया था कि कोई भी अगर परमाणु है तो उसके केंद्र में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। इसके नाभिक में ही क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये परमाणु का ऐसा मॉडल होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे रफली एक बना देता हूँ। ठीक है, ये जो बाहर में 3 दिखाए, ये जो हमारा पहला कोश है, मतलब n का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये दूसरा कोश है तो n का वैल्यू 2 हो गया। ये तीसरा कोश है जो n की वैल्यू 3 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है, जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहता है और बाकी जो बाहरी साइड एक कक्षाएं दिख रही हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन को ही हमको बताना है कि कौन से कोश में कितना हो। तो ये फॉर्मूला का यूज किया जाता है, 2n²। मतलब जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर मतलब 2। जब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। जब n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। ऐसे 2 8 18 32 50 ऐसे संख्याएं भरी जाती है। ठीक है, मतलब ये जो अंदर में आप कोश देख रहे हैं जो सबसे पहला वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद कितना, दूसरा जो कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे भर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले 2, फिर 8, ठीक है, फिर इसके बाहर भरेंगे तो फिर 18 भरा जा सकता है। ठीक है, ये ऑर्डर में हमको भरना है। अब बताना है कि क्लोरीन में कैसे भरोगे। ठीक है, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 17। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये परमाणु संख्या पता है तो आप जोड़ के देख लीजिए। जैसे 2 8 8 16 या 2 18, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि क्लोरीन में 17 ही होता है। यहाँ पे जाएंगे तो 8 7 15 2 17 ये हो सकता है। यहाँ पे गए तो 4 2 6 4 10 7 17 ये भी हो सकता है। 13 4 17 2 19 ये होगा ही नहीं। इन दोनों में से कोई एक है। अब देखिए मैं क्या बताया कि सबसे पहला 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। तो 17 में 2 घटा दिए तो अभी भी 15 बचा हुआ है। तो दूसरे वाले जो कक्षा होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 दिया है तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये वाला ही हमारा सही है। ठीक है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, सबसे पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर जो दूसरा कोश है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और लास्ट में जो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचा है उसको हम तीसरे कोश में भर देंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया क्लोरीन का। ऐसे ही सबका बनाया जाता है।
7वां प्रश्न है सोडियम सल्फेट Na2SO4 में सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता को इंग्लिश में हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब बताता हूं कि कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूला को देख के हम कैसे संयोजकता बता सकते हैं। तो ये हमारा Na2SO4 ये है। यहाँ पे दो चीज़ है, एक सोडियम है, सोडियम एक धनात्मक आयन होता है और एक है सल्फेट आयन। ठीक है ना, याद रखिएगा। सल्फेट आयन, अब किसका, ये दोनों का संयोजकता कैसे निकाला जाता है यहां से देख के भी आप बता सकते हो। तो जब भी संयोजकता, जब भी कोई भी फॉर्मूला लिखा जाता है तो दोनों आयनों का, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों का जो संयोजकता होता है एक दूसरे के सामने लिखा जाता है। ठीक है, ये SO4 अकेला, SO4 अकेला नहीं है भाई, ये SO4 एक साथ रहेगा हमेशा, सल्फेट आयन है। ठीक है, मतलब सोडियम का जो संयोजकता होगा सल्फेट आयन के सामने लिखा जाएगा और सल्फेट आयन की जो संयोजकता होगा वो सोडियम के सामने लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम के सामने यहाँ पे 2 लिखा गया है। ठीक है, और SO4 तो एक साथ रहता है, मतलब इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब समझ लीजिए 1। तो सोडियम का संयोजकता क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और सल्फेट आयन जो है इसका संयोजकता क्या हो गया, 2, क्योंकि एक दूसरे की संयोजकता को इंटरचेंज करके लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे जो सल्फेट आयन है उसका संयोजकता कितना होगा, 2 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे अगर मैं बोल दूंगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखिए, क्या बोल रहा हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्यूमिनियम और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है 2 होता है। तो जब फॉर्मूला बनाएंगे तो इसके सामने 2 लिख दीजिए। एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 होता है तो हम 3 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। अब इसको देख के भी हम संयोजकता बता सकते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। तो ये फॉर्मूला से देख के बताया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां है कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। कंकाली समीकरण मतलब स्केलेटल फॉर्मूला। ठीक है, जब कभी भी फॉर्मूला बनाया जाता है, ठीक है, मतलब जब समीकरण, सॉरी स्केलेटल इक्वेशन या फिर इक्वेशन कर लीजिए। ठीक, क्या होता है स्केलेटल इक्वेशन, जैसे जब कभी भी 2 तत्वों का, 2 परमाणुओं का, सॉरी 2 अणुओं का अभिक्रिया होता है तो तीसरा या फिर तीसरा से ज़्यादा भी बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों का अभिक्रिया कराया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बनता है, पानी बनता है, वाटर बनता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, ये बैलेंस्ड नहीं है। तो जब कभी भी समीकरण हमारा बैलेंस्ड समीकरण नहीं होगा, संतुलित समीकरण नहीं होगा, तो हम उसके स्केलेटल फॉर्मूला या फिर स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह समीकरण जो संतुलित नहीं किया गया है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्केलेटल फॉर्मूला। अब जब इसको मैं बैलेंस कर दूंगा, संतुलित कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एक संतुलित समीकरण हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो जैसे अगर यहाँ पे मैं 2 रख दिया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, तो ऑक्सीजन इधर 2 है, हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ पे 2 रख देंगे, तो अभी हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब ये स्केलेटल या फिर कंकाली समीकरण नहीं है। ठीक है, बैलेंस करने से पहले का समीकरण कंकाली समीकरण होता है। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न हमारा है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। दुनिया का सबसे आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, NaCl जो है साधारण नमक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई कमेंट करके बताएगा कि जो खाने का सोडा होता है, ठीक है, खाने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, और कपड़ा धोने का जो सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके बताएंगे कोई। 10वां प्रश्न है समायवयता क्यों उत्पन्न होता है। समायवयता को हम इंग्लिश में आइसोमर कहते हैं। ठीक है, और समायवयता बनाने की प्रक्रिया को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखिए समायवयता क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, समायवयता का मतलब क्या होता है, जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर हो। क्या बोल रहा हूँ, ऐसा जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर हो, अलग अलग तत्वों की संख्या बराबर हो, लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो, संरचना अलग अलग हो। एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक तो ब्यूटीन लेता हूँ। ठीक है, ब्यूटीन, देखिए जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो आपको 3 चीज़ मिलता है, एक मिलता है एल्केन, एक मिलता है एल्कीन और एक मिलता है एल्काइन। 3 चीज़ मिलता है। ये सिंगल बॉन्ड वाला होता है,
जिसमें इन होता है ये डबल बॉन्ड वाला होता है, और जिसमें आइन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। तो समावयवता जनरली आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे हमको आंसर मिल जाएगा, द्विबंध के कारण जो है, द्विबंध के स्थिति में भिन्नता के कारण ही समावयवता होता है। ठीक है, मतलब जो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन होता है किसी भी स्ट्रक्चर में, उस पोजीशन में डिफरेंस के कारण ही आइसोमर या समावयवता उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे अगर मैं ब्यूटीन लिखूं तो ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा CH2, मान लो मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे पहले स्थान पे लगाता हूँ, CH2 CH2, फिर यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड लगा के मैं कर दिया CH3। तो 1 2 3 4, ये ब्यूटीन का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखेंगे तो डबल बॉन्ड पहले स्थान पर है। अब मैं इस डबल बॉन्ड का स्थान को चेंज करके अगर यहाँ पे कर दूँ CH, इसको हम कहते हैं ब्यूटीन 1। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CH, तो 1 2 ये डबल बॉन्ड कर दिया यहाँ पे, तो 3 हो गया, और लास्ट में यहाँ पे जोड़ दिया CH3। देखिए ये भी ब्यूटीन ही है, लेकिन ये ब्यूटीन 2 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहला दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ गया। अब इन सबको अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन इसमें भी, 4 कार्बन इसमें भी, हाइड्रोजन 2 3 2 5 3 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 3 4 5 3 8 समान ही है, मतलब अणु परमाणुओं की संख्या बराबर है। बट वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसमें जब चेंजेस हो जाएगा तब जाके समावयवता या फिर आइसोमेरिज्म उत्पन्न होता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे शुद्ध प्रकार का कोयला मिलता है वह किस ग्रेड का होता है। कई ग्रेडों में इसको बांटा जाता है। जो कोयला होता है उसको G1 G2 G5 G70 बहुत तरीके से। तो सबसे अच्छे तरह का जो कोयला होता है वो G4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो शुद्धतम वाला जो कोयला पाया जाता है वो कैसा होता है, G4 प्रकार का होता है। जो G4 प्रकार का कोयला होता है उसमें लगभग 100 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। 1 किलो कोयला मतलब शुद्धतम प्रकार के कोयला को अगर जब जलाएंगे तो 1 किलो से 6100 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। 12वां प्रश्न है, पेट्रोलियम में सबसे पहला पेट्रोल रसायन आज से लगभग 200 साल अलग किया गया था, निम्नलिखित में से क्या था। तो सबसे पहले जो अलग किया गया था केरोसिन, जो मिट्टी का तेल होता है। ठीक है, मिट्टी तेल केरोसिन ऑयल, इसे ही सबसे पहले अलग किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न है कि त्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया गया था। त्रिक नियम मतलब इसको ट्राइड्स रूल कहते हैं। आपने सुना भी होगा, इसका पूरा नाम ही है डोबरनियर ट्राइड्स। ठीक है, डोबरनियर ट्राइड्स। ठीक है, तो ट्राइड जो किसने दिया था, डोबेराइनर लिखा हुआ है, डोबरनियर भी पढ़ते, तो इन्होंने ही इस त्रिक नियम को दिया गया था। इन्होंने कहा क्या था कि जब कभी भी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में लिख दिया जाए, एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसे क्या बोल रहा हूँ, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में लिखने की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिख दूं तो जैसे मान लेते हैं लिथियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों को इस क्रम में हम लिख दिए। अब ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में है, तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 39। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, इस त्रिक नियम के अनुसार क्या होता है कि पहला और तीसरा जो परमाणु है उनके द्रव्यमान को जोड़ के जब औसत निकालते हैं, मतलब 7 + 39 जोड़ के जब 2 से भाग देंगे, औसत निकालेंगे, मतलब 46/2 करेंगे तो आपको 23 मिलेगा। ये जो मिलेगा बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यही उन्होंने क्या बताया था, यही डोबरराइनर ट्रिक होता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ट्रिक को याद रखिएगा, क्या पता एग्जाम में दे दे। इसी तरह जो होता है कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम होता है, इसको आप याद रखेंगे। और एक और याद रखिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 ट्रिक को आप एटलीस्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 15वां प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन चुनना है। ठीक है, सत्य कथन बताना है कि क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करेंगे कि राइट क्या होगा। किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर सामान्यतः इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। दूसरा है, किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। ठीक है,
तीसरा है किसी आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कभी भी नहीं बदलता, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। अब इसको पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इसका सिंपल सा मतलब यह होता है, अगर साधारण भाषा में समझना है तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने की जो गुण होता है, जो क्षमता होता है, उसे ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन बंधुता का सिंपल डेफिनेशन यही होता है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लेने के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी लेता है कोई तत्व तो वो ऋण आयन बनाता है। ऋण आयन को इंग्लिश में कहते हैं एनायन कहते हैं, धन आयन को इंग्लिश में कैटायन कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, ये धन आयन ये ऋण आयन। तो जब कोई न्यूट्रल एटम उदासीन तत्व जब इलेक्ट्रॉन लेकर एन आयन अर्थात ऋण आयन बनाने से जो ऊर्जा मुक्त होता है उसे ही हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो जब कभी भी किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे ना, तो जो जितने भी तत्व होते हैं उनका आकार छोटा होते जाता है, जिसके कारण वो उनका इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति जो है बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन लेने का गुण बढ़ता जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का गुण भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कि बाएं से दाएं की ओर जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। 15 प्रश्न हमने देख लिया। 16वां प्रश्न है कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक चीज को आप गांठ बांध के लिख लीजिए कि जब भी किसी धातु का जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं। जैसे सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम क्या है, एक धातु है, इसको जब पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कई बार से कुछ ऐसे धातु हैं जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कुछ ऐसे धातु केवल ऑक्साइड बना देते हैं। तो सोडियम जो है जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। आपने कई बार एक्सपेरिमेंट में देखा भी होगा कि जब सोडियम को पानी में डालते हैं तो एक धमाका होता है जोर का, ठीक है। वो धमाका इसलिए होता है क्योंकि ये जो अभिक्रिया है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसमें तो कार्बन है ही नहीं कहीं पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा नहीं, मीथेन तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 17वां प्रश्न, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। गोल्डस्टीन की क्या प्रोटॉन की खोज किया था, मैं तो पहले भी बता चुका, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न, मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है। एथेनॉल, मिथेनॉल और एक रंजक होता है, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल होता है। बिना किसी रंजक के एथेनॉल और मेथेनॉल होता है, इथेनॉल और प्रोपेनॉल होता है। देखिए जो पेंट करने वाले जो आते हैं ना, पेंट करने वाले जो पेंट्स आते हैं जिसको डाई कहते हैं, रंजक मतलब डाइस होता है, तो उसमें जनरली एथेनॉल का बना होता है। क्या होता है, एथेनॉल का बना होता है। एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है, मिथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH होता है, ठीक है। ये मिथेनॉल है और ये एथेनॉल है। ये एथेनॉल वही है जो दारू कहते हैं, जिसको पीने के लिए लोग अल्कोहल की तरह यूज करते हैं। और मैंने क्या बताया कि जो रंजक होता है, जो डाइज होते हैं, जो पेंट होता है, उसमें ये मिथेनॉल होता है, ठीक है। इसको अलग से भी स्पिरिट की तरह मिलाया जा सकता है घोल के और पेंट करने के लिए। लेकिन अगर ये अकेला रहेगा तो लोग क्या करेंगे, इसका मिसयूज करेंगे, लोग पी लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्योंकि सब लोग पिएंगे, इसको पीने से बचाने के लिए क्या होता है, इसमें मिथाइल जो है, मिथेनॉल जो है जोड़ दिया जाता है। CH3OH मिथेनॉल है, इसको भी इसके साथ जोड़ दिया जाता है। इसी को हम मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। तो इथेनॉल, मिथेनॉल और एक रंजक का जो मिश्रण होता है उसी को हम मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। जो मिथेनॉल है ये, इसको कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, याद रखिएगा। 19वां प्रश्न आज का, कि इसमें से कौन सा प्रोटोजोआ कालाजार रोग का कारक होता है, ठीक है। कालाजार जो रोग है वो कौन से, पहली बात तो ये कि कालाजार किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। लेकिन कौन सा प्रोटोजोआ, ट्रिप्नोसोमा, लेशमानिया, स्टेफाइलोकोकाई या फिर एस्केरिस लुब्रियाकॉइडिस, किसके द्वारा होता है। तो कालाजार जो है लेशमानिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, पहली बात, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ
कि लेशमानिया प्रोटोजोआ के कारण कालाजार होता है। कालाजार से जो प्रभावित अंग है, ठीक है, जो प्रभावित अंग होता है वो अस्थि मज्जा होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। बोन मैरो जो है इससे प्रभावित होता है जब कभी भी कालाजार हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कोई कमेंट करके बताओ कि मलेरिया जो है, ठीक है, मलेरिया भी क्या होता है, ये प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब परजीवी होता है, सिंपल सा बात है, कंफ्यूजन नहीं होना। प्रोटोजोआ मतलब परजीवी। तो मलेरिया कौन से परजीवी के कारण होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ठीक है। ये किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अच्छा, मलेरिया का अगर मैं पूछ दूं कि वाहक कौन होता है, तो मादा मच्छर जो होती है, एनोफ्लिस, ठीक है, मादा एनोफ्लिस जो मच्छर होती है वो मलेरिया का वाहक होता है। और मलेरिया से प्रभावित अंग कौन कौन सा होता है? तो प्लीहा, प्लीहा आपने सुना होगा, जिसको हम इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन यानी कि प्लीहा। और साथ ही साथ जो आरबीसी होगा, रेड ब्लड कार्पोसेल्स या फिर रेड ब्लड सेल जो होता है वो प्रभावित होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक को आप पढ़ें, क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहीं से मिलेगा। 20वां प्रश्न है, इनमें से किन वैज्ञानिकों ने पेप्टिक अल्सर का एक एंटीबायोटिक तैयार किया था? तो जिन्होंने, इसका आंसर हालांकि ये मार्शल और वॉरेन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इन्होंने ही पेप्टिक अल्सर का जो रोग होता है, बीमारी होता है, ये कहाँ होता है? स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मैं इससे पहले के वीडियो में बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है तो हमारा जो स्टमक का जो इनर लाइनिंग होता है, जो आंतरिक दीवार होता है, उसका क्षय होने लगता है, उसमें छिद्र होने लगता है, उसी को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो इसका खोज मार्शल और वॉरेन ने किया था, बाद में इन्हें नोबेल प्राइज भी आई थिंक दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पदानुक्रम या फिर टेक्सोनॉमी, इसको कहते हैं वर्गीकरण, ठीक है। टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कि जो जीव जंतु होते हैं, जो स्पीसीज होते हैं, प्रजाति होता है, उनका वर्गीकरण, ठीक है, उसी को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? विटेकर ने, बॉर्लोग ने, कैरोलस लिनियस ने या डी कैंडोल ने? किसने किया था? आई थिंक इस सब का आंसर आपको पता होगा, तो देखते हैं कि क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस लिनियस, ठीक है। कैरोलियस लिनियस को ही वर्गीकी का जनक कहते हैं, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी आप कह सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो जितने भी तरह के प्रजाति पाए जाते हैं, ठीक है, उसको दो कैटेगरी में बांटा था, ठीक है। दो, या फिर इसी को द्विपद वर्गीकी प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपद वर्गीकी प्रणाली, ठीक है। तो उसको द्विपद वर्गीकी प्रणाली को किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था कि जितने भी प्रजाति हैं उनको दो वर्गों में, ठीक है, दो वर्गों के अंदर इन्होंने बांटा था, जंतु और पादप, ठीक है। इसको कहते हैं एनिमेलिया और इसको कहते हैं प्लेंटेई, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी में इन्होंने ही सबसे पहले बांटा था कैरोलस लिनियस ने, इसीलिए इनको वर्गीकी का जनक कहते हैं, ठीक है। आधुनिक वर्गीकी के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। अगला प्रश्न है कि यूग्लिना में क्या पाया जाता है, ठीक है। यूग्लिना में क्या पाया जाता है आपको? स्वपोषण, विषम पोषण, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, यूग्लिना ऐसा एक जीव है जिसमें दोनों, स्वपोषण मतलब खुद से भी अपना वो पोषण कर सकता है और दूसरे पे भी डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। ये दोनों में दोनों गुण इसके अंदर पाया जाता है, स्वपोषण और विषम पोषण दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। तीसरा है, वीटेकर ने जीवों का कितने जगत में बांटा था, ठीक है। देखिए, जो वीटेकर है, इन्होंने जितने भी स्पीसीज हैं, ठीक है, उनको 5 कैटेगरी में बांटा था, ठीक है, 5 वर्गों में बांटा था। पांचों वर्गों का नाम भी आप याद रख सकते हैं। पहला होता है मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। तीसरा आपने सुना होगा फंगी, जिसको कवक कहते हैं, और चौथा है प्लांटी, ठीक है, यानी पौधा वाला, और पांचवा है एनिमिलिया, ठीक है, एनिमिलिया। ये 5 कैटेगरी में इन्होंने बांटा था वीटेकर ने, ठीक है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है कि लिटमस पेपर का निर्माण किसके द्वारा होता है? फर्न से, स्टार्च से, हाइड्रोकार्बन से या फिर लाइकेन से? इसका आंसर जो होता है, जो लिटमस पेपर है वो लाइकेन से बनाया जाता है। लिटमस पेपर तो आप जानते ही हैं कि जो कोई भी अगर हमारे पास लिक्विड है तो एसिड है कि बेस है, उसको पता करने के लिए, अम्ल क्षार पता करने के लिए लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है। और ये बनाया जाता है किससे?
लाइकेन से बनाया जाता है। ठीक है, लाइकेन हमको पता है लाइकेन के बारे में कि ये सहजीवी है। लाइकेन कोई अकेला कोई जीव नहीं है, ये सहजीवी है, दो जीवों से मिल के बना है। कौन कौन सा? तो एक होता है शैवाल जिसको हम कहते हैं एल्गी या फिर एल्गा, और दूसरा होता है कवक, ठीक है, फंगी। तो एल्गी और फंगी या फिर कह लीजिए शैवाल और कवक, इन दोनों का सहजीविता ही क्या होता है? लाइकेन होता है। ठीक है, चलिए अगला 25वां मतलब पांचवा है आज का, ब्राह्मणी डक का प्रवासीय क्षेत्र कहाँ है? ये जो डक है ब्राह्मणी डक यानी ब्राह्मणी बतख कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको लद्दाख और हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहला प्रयोग कब किया गया था? ठीक है, इकोसिस्टम जिसको हम पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र कहते हैं, ठीक है, इसका सबसे पहला प्रयोग सन 1935 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर किसने किया था इकोसिस्टम शब्द का पहली बार प्रयोग, तो याद रखिएगा सर आर्थर जी टांसले। ठीक है, सर आर्थर जी टांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, 27वां है, इनमें कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? देखिए पारिस्थितिक तंत्र दो तरह से हो सकता है, एक कृत्रिम और प्राकृतिक। जैसे कई बार से खुद ही बन के, जैसे हम एक्वेरियम देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम मछली ग्लास का एक वो बना देते हैं पॉट जिसमें हम मछली वगैरह पालन करते हैं, मतलब ऐसी सुंदरता के लिए सजावट करके रखते हैं जिसको हम एक्वेरियम कहते हैं। तो एक्वेरियम क्या है? एक तरह से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, मैन मेड इकोसिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर जो धान की खेत जो है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये धान की खेत भी तो हम खुद ही तैयार करते हैं, खुद ही में उसमें हम धान डालते हैं, उसमें धान का बीज डालते हैं, पौधा बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे उसमें तरह तरह के स्पीसीज प्रजातियां भी उसमें हो जाती है। तो धान का खेत क्या है? एक तरह का कृत्रिम मनुष्य द्वारा निर्मित एक पारिस्थितिक तंत्र है। बाकी ये तीनों जो है ये प्राकृतिक या फिर नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये एक्वेरियम वाला भी याद रखिएगा। अगर आपसे कई बार से एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो महासागर जो होता है ओशियन, वो सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। अगला प्रश्न है, एनिमल इकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? एनिमल इकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था चार्ल्स एल्टन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा चार्ल्स एल्टन के द्वारा लिखा गया था। डार्विन ने एक किताब लिखा था, उसका नाम क्या है? कोई कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली की रचना देखने के लिए किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है? कोशिका झिल्ली जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को किससे, कोशिका झिल्ली को किसके द्वारा देखा जाता है? सामान्य सूक्ष्मदर्शी, द्विफोक्सी सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या उपरोक्त सभी? क्या सभी से देखा जा सकता है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका झिल्ली की रचना को देखा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 30वां प्रश्न है, क्रोमेटिन की संरचना कैसी होती है? पत्ते के समान, जड़ के समान, धागे के समान या फिर पहिए के समान? क्रोमेटिन होता क्या है? तो ये अनुवांशिकी जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो अनुवांशिकी के अंदर आपको मिलेगा, अनुवांशिकी का जो उसी के अंदर हम क्रोमेटिन को देखते हैं। देखिए जो क्रोमेटिन होता है ये किससे किससे मिलकर बना होता है? तो डीएनए, आरएनए और एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, इन तीनों से मिलकर बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और इस क्रोमेटिन की संरचना जो होती है धागे नुमा होता है, धागा नुमा संरचना इसका होता है, धागे के समान। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लवक कोशिकांग किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? लवक को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिक नहीं ना, प्लास्टिड, इसको कहते हैं लवक। ये किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका, पादप कोशिका, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो लवक होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, जैसे जो पौधे होते हैं, देखना कोई कोई पौधा जो हरा रंग का होता है, कोई कोई किसी का पत्ता लाल रंग का दिखाई देता है, तो ये अलग अलग दिखाई देता है। किसके कारण? प्लास्टिड या फिर लवक की उपस्थिति के कारण ही होता है। मनुष्य के अंदर किसी भी तरह का प्लास्टिड नहीं होता। हमारा जो रंग होता है वो जनरली मेलानिन की उपस्थिति के कारण, किसी का रंग काला, किसी का थोड़ा कम काला, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन जो लवक होता है प्लास्टिड किसके अंतर्गत? तो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये भी क्या एक तरह का प्लास्टिड ही है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब होता है ना, तो याद रखिए क्लोरोप्लास्ट जो पौधे में होता है उसमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, इसीलिए जो पत्तियां होती है वो हरे रंग का होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
ये जो लवक होता है ये किस में पाया जाता है, तो हमने देख लिया कि ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका होता है तो ये यहाँ पे कोशिका द्रव भरा रहता है, ठीक है। कोशिका द्रव, इस कोशिका द्रव में ही गोलाकार या फिर अंडा के आकार का प्लास्टिड या फिर लवक पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। अगला है कि मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं में आजकल भविष्य के लिए आम लोगों के द्वारा प्रयोगशाला में सुरक्षित रखे जाते हैं, तो स्टेम सेल। जो मनुष्य का स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल से ही एक सेल से दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल का निर्माण होता है, तो स्टेम सेल को सुरक्षित रखा जाता है ताकि प्रयोगशाला में, ताकि फ्यूचर में उस पर रिसर्च और स्टडी किया जा सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवों के विकास का सिद्धांत, ठीक है, किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ये कई बार साइंस के क्वेश्चन में पूछा गया है। जीवों के विकास, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत, और ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। डार्विन ने ही बताया था कि जीवों का विकास कैसे होता है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा। डार्विन का एक बुक है, पीछे भी मैंने शायद क्वेश्चन पूछा आपसे, जिसका नाम क्या था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। हालांकि बुक इनका कई सारा है, गैलापागोस जो आइलैंड है उसके भी ऊपर उन्होंने बुक लिखा है। एक तो वयाज करके कोई बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने बहुत जगह भ्रमण किया और सारे जगह का जो स्पीसीज होते हैं उनके बारे में स्टडी करके पूरा मेंशन करते हैं उस बुक में। तो एक एटलीस्ट ये वाला बुक का याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, डार्विन के द्वारा। अगला है कि मनुष्य के मुख में कई लार ग्रंथियां पाई जाती है। प्रमुख लार ग्रंथियों के जोड़ों की संख्या कितनी है। हालांकि इसमें खुद ही बोला है कि कई सारे लार ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन अगर प्रमुख लार ग्रंथियों की जोड़ों की संख्या अगर आपसे पूछ दे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 ही जो होते हैं प्रमुख लार ग्रंथियां होती है, ठीक है। लार ग्रंथियां को हम कहते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, ग्रंथियां। तो ये लार ग्रंथियां, इसमें 3 कौन कौन सा है अगर याद रखना है तो रख सकते हैं। पहले को कहते हैं सब मंडिबुलर, सब मंडिबुलर ग्रंथि, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट में एसएमजी इसको कहा जाता है। दूसरा होता है सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल ग्रंथि, इसको कहते हैं एसएलजी। और तीसरा होता है पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। ये पैरोटिड ग्रंथि जो है सांप में जो होता है उसी इसी पैरोटिड ग्रंथि के अंदर ही जहर होता है, जहर उनमें पाया जाता है पैरो, इसको कहते हैं पीजी, पैरोटिड ग्लैंड। एसएलजी मतलब सब लिंगुअल ग्लैंड, एसएमजी मतलब सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, याद रखिएगा। 3 ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा है तो पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है, क्योंकि जितना भी लार रिलीज होता है उसका 50% जो लार बनता है वो पैरोटिड ग्रंथि से ही बनता है। इसीलिए सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन सा है, पैरोटिड ग्रंथि, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 35वां प्रश्न है कि सत्य कथन की पहचान करें। शिराओं में यूरिया की मात्रा धमनियों से अधिक होती है। दूसरा है धमनियों में यूरिया की मात्रा शिराओं से अधिक होती है। धमनियों में यूरिया की मात्रा शिराओं के बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो धमनी और शिरा दो होते हैं, तो धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, और जो शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो शुद्ध रक्त है वो तो धमनियों में बहता है। देखिए जो अशुद्ध रक्त शिराओं में बह रहा है, तो अशुद्ध रक्त जिसमें बह रहा है शिराओं में, इसी में भी यूरिया की मात्रा अधिक होगा। और जो धमनी होता है क्योंकि वो तो शुद्ध है तो उसमें तो यूरिया की मात्रा कम होगा ही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि शिराओं में यूरिया की मात्रा अधिक, धमनियों से अधिक होती है, ठीक है, याद रखिएगा। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसको हम इंग्लिश में वेन कहते हैं। और जो धमनी होता है उसको हम कहते हैं अर्टरी, ठीक है, और इसमें शुद्ध रक्त बहता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक वाला ब्लड, मतलब शुद्ध रक्त धमनियों के अंदर बहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सही कथन चुनिए। हरित लवक का व्यास माइटोकॉन्ड्रिया के आकार से लगभग आधा होता है। बी, हरित लवक का व्यास माइटोकॉन्ड्रिया के आकार के दुगना होता है। तीसरा, हरित लवक का व्यास माइटोकॉन्ड्रिया के आकार के लगभग बराबर होता है। और चौथा ऑप्शन है हरित लवक का व्यास माइटोकॉन्ड्रिया के आकार से तिगुना होता है। तो इसको आप डायरेक्ट ही याद रखेंगे, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नंबर बी। जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, उसका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जितना बड़ा होता है उसका लगभग दुगना होता है, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसका किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के आकार के दुगना लगभग, तो ये इसको याद रखिएगा।
37वां प्रश्न है, गोल्जी काय की खोज किसने किया था? ठीक है, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी जो होता है इसी को कहते हैं ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसको? गोल्जी काय को, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। ये एक्चुअली में जो सेल्स होते हैं उसको स्ट्रेट या फिर सीधा फुला हुआ रखने में मदद करता है और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र या फिर तंत्रिका कोशिका में कोशिका की झिल्ली और कोशिका द्रव का विस्तार अनेक शाखित संरचनाओं के रूप में होता है। इनकी संरचना क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे निकला रहता है, इधर ऐसे जो निकला रहता है इसी को हम डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, डेंड्राइट। फिर यहाँ से एक्सॉन्स ऐसे रहता है, फिर इधर जाके ऐसे। तो ये मैं पहले भी शायद किसी वीडियो में पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसको हम डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। ये डेंड्राइट करता क्या करता है? यही इसी डेंड्राइट से ही दूसरा जो तंत्रिका कोशिका होता है उस तक विकास होता है उसका। तो क्या बोला है? तंत्रिका कोशिका की कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव का विस्तार अनेक शाखित संरचना के रूप में हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? जैसे कोशिका द्रव जो है वही वाला इधर फैल के ऐसे शाखा नुमा संरचना बना देता है, इसी को हम डेंड्राइट कहते हैं। और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं स्टेट में वो एक्सॉन है। ठीक है, याद रखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब गर्म बर्तन पर अचानक हाथ लग जाए तो आप हाथ अचानक से पीछे हट जाता है। हाथ पीछे हटने की क्रिया किस तंत्रिका के कारण संभव होता है? तो प्रेरक तंत्रिका। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स के कारण ही याद है। जैसे ही आप गलती से टच कर लेते हैं आपका हाथ अपने आप पीछे हट जाता है, ये प्रेरक तंत्रिका के कारण ही होता है। इसमें कोई हम सोचने की क्षमता नहीं होती, अचानक से अपने आप हाथ हट जाता है। ठीक है, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन ये मोटर न्यूरॉन के द्वारा किया जाता है, इसी को प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 40 प्रश्न है कि मानव शरीर के सबसे ज्यादा हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा। पीयूष ग्रंथि को ही हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं।